हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील और एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हुआ था, और आज जो नया वीडियो हम लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं आपके सामने इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली की राजधानी रोम है वर्तमान में, और एक प्रायद्वीपीय ये देश है। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय माने जो तीन ओर जल से घिरा हो। ओके, तीन ओर जल से कैसे घिरा हुआ है ये मैं आपको आज मैप के थ्रू बताना चाहता हूं। आप देख रहे हो ये इटली का मैप ये मैंने आज आप लोगों के लिए बना दिया है। ये पूरा इटली का ही मैप है, पूरा आप देख सकते हो, एक प्रायद्वीप के रूप में है। प्रायद्वीप को मतलब प्रायद्वीप के रूप में कैसे, ये यूरोप महाद्वीप का देश है और यूरोप के दक्षिण में पड़ता है। इस भाग में है एक सी पड़ता है जिसका नाम है एड्रियाटिक सी। क्या नाम है? एड्रियाटिक सी। और इस भाग में पड़ता है टिरहेनियन सी। टिरहेनियन सी, ओके। और साउथ में तो सबको पता है मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। ओके, तो एक प्रायद्वीपीय देश है ये, पेनिनसुलर। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेडी होंगे। तो देखिए, इटली का एकीकरण कैसे शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ, है ना। फ्रांस में जो राजा थे इटली के, और फ्रांस के जो राजा थे नेपोलियन। ओके, नेपोलियन जो थे वो उनके समय में पूरे यूरोप पर वो उनके प्रभाव के ही अंतर्गत आता था। तो 1815 में जब नेपोलियन का पतन हुआ, नेपोलियन का सभी को पता है, वाटरलू का युद्ध हुआ था। तो उस पतन के बाद वियना में एक सम्मेलन हुआ था, और उसके बाद 1870 तक इटली का एकीकरण चला। हालांकि 1861 में ही विक्टर एमेनुअल जो थे, विक्टर एमेनुअल पीडमोंट के शासक थे, वो संयुक्त इटली के राजा बना दिए गए थे। लेकिन इटली का एकीकरण सही मायने में 1870 तक जाता है, इटली का एकीकरण। ठीक है, उसके बाद अब वियना जो कांग्रेस हुई थी, एक बैठक हुई थी। वियना माने जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वर्तमान में इसकी राजधानी है ऑस्ट्रिया। तो वहां पर एक बैठक हुई कि अब नेपोलियन के बाद किस प्रकार से हमको यूरोप को मैनेज करना है। ओके, और मुख्य भूमिका में था ऑस्ट्रिया। ओके, अब वियना कांग्रेस में क्या हुआ, अब इटली को तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया। इटली को तीन भागों में डिवाइड किया गया, आप देख सकते हो। पहला है उत्तरी इटली। उत्तरी इटली में क्या क्या आता था? पहला है लोम्बार्डी, और फिर है वेनेशिया। वेनेशिया, और ये किसके अधीन रखे गए? ये अधीन रखे गए, आप यहां पर देख सकते हो, ऑस्ट्रिया के अधीन रखे गए। कौन कौन से ये राज्य? एक लोम्बार्डी और दूसरा है वेनेशिया। ये वही वेनेशिया है जब प्रशा ऑस्ट्रिया से युद्ध करने वाला था और इसने इटली से दोस्ती की थी, उस प्रशा ने और वेनेशिया देने का वादा किया था और पूरा भी किया था। ओके, चलो वो तो पिछली बात हुई। तो उत्तरी इटली के अंतर्गत लोम्बार्डी और वेनेशिया को रखा गया, और ये ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया। फिर है मध्य, मतलब कि मध्य इटली। ये सारा जो आप देख लो पेपल स्टेट्स, ये सब जो है पोप के अधीन था। पोप माने ये ईसाई धर्म का सर्वोच्च गुरु, ये सभी को पता है, वेटिकन सिटी में रहते हैं। उसके बाद है दक्षिणी इटली। दक्षिणी इटली में आता था कौन कौन से? नेपल्स और सिसिली, है ना। सिसिली और नेपल्स ये कहां आते थे?
दक्षिणी इटली के ही अंतर्गत आते थे। लेकिन ये किसके अधीन थे ये आपको हम बता देते हैं। ये थे फ्रांस में बूर्बो वंश के अधीन। आप देख रहे हो सिसिली और नेपल्स। और फ्रांस कहां पड़ता है? ये इटली का पड़ोसी देश है, ठीक है। तो फ्रांस में जो बूर्बो वंश था उसने जो है सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर रखा था। ये इसके तहत तय कर दिया गया। ओके, अब शुरू हुआ इटली के लोगों में कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कब अपने आप को स्वतंत्र कर पाएंगे। तो इसी दौरान कार्बोनरी नामक एक संगठन बनाया गया। कार्बोनरी नामक एक संगठन बनाया गया। कार्बोनरी का मतलब होता है काष्ठ कोयला बनाने वाले लोग, लकड़ी का कोयला बनाने वाले लोग। ये इन लोगों का एक संगठन था और इस संगठन ने स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील, ना जाने कितने देशों में अपना प्रभाव दिखाया और लोगों को प्रभावित किया। कह सकते हो ये लोग तीसरे वर्ग के अंतर्गत आते थे। आप सभी लोगों को पता है कि जो क्रांतियां हुई हैं वो मध्यम वर्ग और जो तीसरा वर्ग होता था उसी के सहयोग से ही हुई है। ये इतिहास में आप कहीं भी उठा के देखोगे, चाहे फ्रांस रहा हो, चाहे भारत में 1857 की क्रांति रही हो, तो मध्यम वर्ग और तीसरे वर्ग ने अपनी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वही चीज था इटली में भी। इटली में पहले बनाया गया ये कौन सा संगठन बनाया गया आपको बता दें, कार्बोनरी का संगठन बनाया गया। ओके, लेकिन जल्दी ही इसका पतन हुआ। और इसका पतन किसने किया? मैटरनिख ने। ये ऑस्ट्रिया के थे, विदेश मंत्री थे। इन्होंने कार्बोनरी संगठन का पतन किया। लेकिन फिर भी पतन तो हो गया, लेकिन इसने लोगों को सिखाया कि हमें एक होना होगा, हमें एक होना होगा, इसके बिना तो संभव नहीं है। उसके बाद समय आता है मेजनी का। मेजनी का भी योगदान रहा है। 1805 में इनका जेनेवा में जन्म हुआ था और इन्होंने युवाओं को जोड़ा, क्योंकि युवा ही होते हैं आने वाले देश का भविष्य, उनके कंधों पर होता है पूरा। तो यंग इटली नामक एक संगठन बनाया गया। अपना काम इन्होंने किया और लोगों को प्रेरित किया और हर संभव जितना इनसे हो सका अपना योगदान किया। किसमें? इटली के एकीकरण में। ठीक है। इसके बाद विक्टर इमैनुअल की बारी आती है। अब विक्टर इमैनुअल ये पीडमोंट के राजा थे। इटली 7 भागों में बटा हुआ था। केवल पीडमोंट ही राज्य ऐसा था जो इटली राजघराने के अधीन था। इटली का एकीकरण आप लोग को ध्यान रखना है, पीडमोंट के ही नेतृत्व में होगा, यही सारा कार्य करेगा। तो विक्टर इमैनुअल ने भी ये यहाँ के पीडमोंट के राजा थे और इन्होंने भी अपना सहयोग देना शुरू किया। उसके बाद जो नाम आता है काउंट कैमलो द काबूर। आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक योगदान, सबसे उल्लेखनीय योगदान किसका माना जाएगा, तो वो है काबूर, काउंट कैमलो द काबूर, जिन्होंने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का अदा की, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ओके, इसके बाद काबूल। अब ये मैंने डेट डाल दी है, आप लोग देख सकते हो। ये सब डेट्स पड़ी हुई हैं, कब कब क्या क्या हुआ। तो 1852 में ये प्रधानमंत्री बनाए गए विक्टर इमैनुअल के द्वारा। ये पीडमोंट के प्रधानमंत्री बनाए गए। जैसा कि जर्मनी में बिस्मार्क थे, वैसे ही काबूर जो थे ये भी विदेश नीति में बहुत ही पारंगत थे, बहुत ही परफेक्ट थे। लेकिन थोड़ा बिस्मार्क से आप समझ सकते हो। उसके बाद 1852 में ये प्रधानमंत्री बनते हैं। इनके सामने भी समस्या है कि इटली का एकीकरण कैसे किया जाए। तमन्ना है कि मेरे रहते इटली जो है एक हो जाए। 1854 में क्रीमिया का युद्ध होता है।
क्रीमिया का युद्ध फ्रांस दूसरे देश से लड़ रहा था। अब काबूल का ये प्लान था कि हम किस प्रकार से फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश का समर्थन हासिल करें। इसकी ये पूरी कोशिश थी कि हम कैसे भी करके फ्रांस से सपोर्ट हासिल करें ताकि हम अपने इटली का एकीकरण कर सके। और मुख्य मुकाबला पीडमोंट का या काबुल का कह सकते हो ऑस्ट्रिया से था। ऑस्ट्रिया आप देख सकते हो, ये मैंने ए बना दिया है, पड़ोसी देश था। इधर स्विट्जरलैंड था, तो उससे तो मतलब नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रिया से ही मुख्य मुकाबला था इनका। तो ऑस्ट्रिया का मुकाबला करने के लिए फ्रांस से सहयोग लेना जरूरी था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए काबूल ने क्रीमिया के युद्ध में, जो कि 1854 में लड़ा गया, उसमें पीडमोंट ने यानी कि काउंट कैमलो द काबूल ने फ्रांस की सहायता की। ओके, तो 1854 में हुआ। उसके बाद आप डेट देखते चलो, हो गया 1856 में पेरिस की संधि होती है। क्रीमिया के युद्ध में इनकी विजय होती है और पेरिस की संधि होती है। और पेरिस की संधि, पेरिस यानी कि फ्रांस में, पेरिस की संधि में नेपोलियन थर्ड भी शामिल होते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है, इस संधि में काबूल को बोलने का मौका मिलता है और वो कहता है कि मेरे इटली की दयनीय दशा के लिए, मेरी इटली की दयनीय दशा के लिए वियना दोषी है, ऑस्ट्रिया दोषी है। इस बात से नेपोलियन थर्ड भी थोड़ा प्रभावित हुए और सहयोग देने का पूरा पूरा वचन दे दिया फ्रांस के राजा ने। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, 1858 में प्लाम्बियर्स का समझौता होता है। आप लोग को ध्यान रखना है, प्लाम्बियर्स का समझौता होता है किसके किसके बीच में, इटली और फ्रांस के बीच में होता है। समझौते में तय होता है कि जो नीस है और सेवाए, नीस और सेवाए के जो है प्रांत, वो फ्रांस को दिए जाएंगे। जो 1858 में प्लाम्बियर्स का समझौता, ध्यान रखना है, नीस और सेवाए ये दिए जाएंगे। इसके बाद शुरू होता है युद्ध 1859 में। ध्यान रखना है, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता है। इटली और ऑस्ट्रिया यानी कि इटली कह सकते हो पीडमोंट, यही सारा काम कर रहा है। तो पीडमोंट और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में अचानक क्या होता है कि फ्रांस अपना हाथ खींच लेता है। क्यों? इसका रीजन ये था कि फ्रांस भी नहीं चाहता था कि इटली जो है एकीकृत हो, वो शक्तिशाली बने, और पड़ोस में वो नहीं चाहता था कि इटली भी बराबरी पर आए। कौन? फ्रांस। तो उसने युद्ध से हाथ खींच लिया। उसके बाद क्या होता है, ज्यूरिक की संधि होती है इन दोनों में, इटली और ऑस्ट्रिया में। इस संधि के तहत ये तय होता है कि जो लोम्बार्डी है, ध्यान दीजिएगा कि जो लोम्बार्डी है ये पीडमोंट को दे दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी चीज है। लोम्बार्डी पीडमोंट को मिल जाता है और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के ही पास रहता है। ठीक है। इसके बाद जो प्लाम्बियर्स का समझौता हुआ था उसमें नीस और सेवाए फ्रांस को देने का वादा किया गया था, तो ये वादा इटली को पूरा करना पड़ा और नीस और सेवाए फ्रांस को ज्यूरिक संधि के तहत देना पड़ा। आपको क्या लगता है, काबूल की पराजय हुई? नहीं, उसको एक बड़ी सफलता मिली। बड़ी सफलता यह मिली कि लोम्बार्डी इसको पीडमोंट को मिल गया, यानी कि उत्तरी इटली के एकीकरण में एक अच्छा कदम बढ़ाया काउंट कैमलो द काबूल ने। सफलता पाई, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो लोम्बार्डी मिल गया और लोगों के अंदर उत्साह आया, बढ़ा उत्साह। तो ध्यान रखना है आपको, 1852 प्रधानमंत्री, 1854 क्रीमिया युद्ध में फ्रांस की सहायता,
ताकि फ्रांस की सहायता बाद में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध ली जा सके। 1856 में पेरिस की संधि होती है, जहां पर एक प्रसिद्ध भाषण देते हैं काबूल और नेपोलियन को भी प्रभावित कर देते हैं। उसके बाद 1858 में प्लान बियर समझौता होता है, जिसमें फ्रांस और इटली समझौता करते हैं। नीस सेवाएं फ्रांस को देने का वादा किया जाता है। इसके बाद जब इटली और ऑस्ट्रिया में युद्ध होता है तो फ्रांस हाथ खींच लेता है। ओके, तो ज्यूरिख संधि में लोम्बार्डी आखिर में इनको मिल ही जाता है। ठीक है, तो काबूल ने एक अच्छा काम किया, उत्तरी इटली को एक करने की दिशा में एक अच्छा कदम बढ़ाया। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके बाद है काबूल हो गए, ध्यान दीजिएगा, मेजनी, काबूल। इसके बाद आते हैं गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी भी महान क्रांतिकारी थे। इनका भी उद्देश्य था इटली का एकीकरण, और इन्होंने किया भी। इनका मुख्य नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने दक्षिणी इटली का एकीकरण किया। दक्षिणी इटली में आते थे कौन कौन से, मैंने यहां तुमको बताया हुआ है, नेपल्स और सिसिली। इनको एकीकृत करने का काम गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया। गैरीबाल्डी, उसके बाद सबसे बड़ी बात है, गैरीबाल्डी के अधीन किस प्रकार ये दक्षिणी इटली एक हुआ। सबसे बड़ी बात है, काबूल ने फ्रांस से सहायता मांगी थी, लेकिन गैरीबाल्डी क्या करते हैं, बिना किसी विदेशी सहयोग के, मैंने लिख भी दिया है, आप देख सकते हो, बिना किसी सहयोग के, बिना इटालियन राष्ट्रीयता की मिसाल पेश कर दी। किसने? गैरीबाल्डी ने, खुद के नेतृत्व में। और उसके बाद ये एक मिसाल था कि बिना किसी सहयोग के किस प्रकार से बूर्बो वंश के खिलाफ गैरीबाल्डी ने सफलता प्राप्त की। इन्होंने लाल कुर्ती दल बनाया था, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट आउट कर लीजिएगा, लाल कुर्ती दल बनाया था, जिस प्रकार से यंग इटली किसने बनाया था, मेजनी ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 1860 में सैन्य कार्रवाई के द्वारा नेपल्स और सिसिली, फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हो, 1860 में सैन्य कार्रवाई के द्वारा नेपल्स और सिसिली को अपने अधीन कर लिया जाता है। किसके द्वारा? गैरीबाल्डी के द्वारा, युद्ध करके। और 1866 में वेनेशिया भी शामिल हो जाता है, शामिल कर लिया जाता है, यानी कि इटली का एकीकरण 70 तक चलता है। बता, बुक्स मिलेगा 1861 में विक्टर इमैनुअल को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया। आप ये पढ़ोगे, लेकिन ये प्रक्रिया आगे तक जाती है, ठीक है। तो वेनेशिया भी शामिल हो गया। 1860 में सैन्य कार्यवाही द्वारा नेपल्स और सिसिली को जीते जाते ही दक्षिणी इटली का भी एकीकरण पूरा हो गया, है ना। इसके बाद एक चीज और आती है, मध्य इटली। मैंने बताया था मध्य इटली पोप के अधीन था। पोप ही कह सकते हो आप मुख्य समस्या की जड़ था। आपको बताना चाहता हूं, पोप ही मुख्य समस्या की जड़ था। उसी ने ही कभी भी इटली को एक होने नहीं दिया, क्योंकि धर्म के नाम पर इसने लोगों को डरा करके रखा था, और अपना प्रभाव जमाए रखने के लिए ये इटली को एक होने देने की कोशिश में बिल्कुल नहीं था, बल्कि पड़ोसी देशों को ये सपोर्ट ही कर रहा था कि आप लोम्बार्डी, वेनेशिया, नेपल्स, सिसिली पर आक्रमण करो, लेकिन मुझे सुरक्षित रहने दो। तो एक प्रकार से ये सपोर्ट करता था। यही कारण था कि इटली जल्दी एक नहीं हो पाया। आप सभी को मालूम है, धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, तो इसकी वजह से इटली में पोप ने मुख्य भूमिका निभाई इटली को एक ना होने में, ठीक है। तो अब पैडमा, मोडेना और टस्कनी आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया है, पैडमा, मोडेना और टस्कनी, इन राज्यों ने
बड़ा सुंदर काम किया, जनमत ही करा लिया, वोटिंग ही करवा ली 1860 में, और तीनों शामिल हो गए जाकर के कहाँ, पीडमोंट में। तो मध्य इटली का भी एकीकरण शांतिपूर्वक हो गया। तो यहाँ जन्म संग्रह हुआ। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है उत्तरी इटली के एकीकरण में, और सबसे ज्यादा कहते हैं ना कूटनीति काबूल को यहीं पर दिखानी पड़ी, क्योंकि पड़ोस में ही ऑस्ट्रिया था और मुकाबला बड़ा था। ओके, उसके बाद दक्षिणी इटली में गैरीबाल्डी ने अपना पूरा पूरा सहयोग किया है। गैरीबाल्डी को भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये बीच में इनको दक्षिण अमेरिका मतलब कि भाग जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद फिर वहां पर वो गए और अच्छा पैसा कमाया, और फिर से गैरीबाल्डी वापस आए अपने देश। ठीक, उसके बाद सैन्य कार्रवाई के द्वारा नेपल्स और सिसिली को जीत लेते हैं। तो ये चीजें हैं। इसके बाद आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, जब गैरीबाल्डी की सेना दक्षिणी इटली के राज्यों में गई तो बड़ा अच्छा एक ये सुनने को मिलता है कि इटली में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ था। तो जब लोग वहां, जब गैरीबाल्डी वहां पर गए और वहां के लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये इटली क्या है। सोचिए, राष्ट्रवाद की बेहद कमी है, राष्ट्रीयता लोगों को नहीं थी, तो लोगों ने कहा कि इटली क्या है नहीं मालूम। वो समझते थे कि जो लाटालिया है, वो लोग लाटालिया बोलते थे, लाटालिया, लाटालिया। नेपल्स सिसिली यानी कि दक्षिणी इटली के लोगों का मानना था कि जो इटली है या लाटालिया है वो पीडमोंट की पत्नी है। एक मजाक लगता है, थोड़ा हंसी भी आती है। वो कहते थे कि लाटालिया जो है ये पीडमोंट की पत्नी है। तो इस कदर वहां पर अशिक्षा थी, लोगों का जीवन स्तर बहुत ही नीचे था ना। उसके बाद क्या होता है, विक्टर इमैनुअल संयुक्त इटली के राजा बनाए जाते हैं। ये बुक मिलता है 1861 में। ठीक है, उसके बाद बहुत बाद में जाकर के एक इटली के सेनापति हैं कैडोनी, ध्यान रखना है आपको, इटली के सेनापति हैं कैडोनी। उन्होंने 2 जून 1870 को अपनी सेना के साथ रोम में प्रवेश किया। ओके, तो आप कह सकते हो या माना ही जाता है 1870 तक जाकर के इटली का पूरा एकीकरण संपन्न होता है, यूनिफिकेशन ना। तो एक लंबी प्रक्रिया थी। बस आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, वियना कांग्रेस, इटली को 3 भागों में बांटा गया था, उत्तरी इटली, मध्य इटली, दक्षिणी इटली। एक बार बता देते हैं आपको, उत्तरी इटली में एक लोम्बार्डी वेनेशिया था, मध्य इटली में पैडमा मोडेना और पेपल स्टेट यानी कि जो पोप के अधीन थे। उसके बाद आता है दक्षिण इटली में नेपल्स और सिसिली आता है, ध्यान रखिएगा। सहयोग किसने किया, मेजिनी ने। सबसे पहले जो क्रांतिकारी संगठन बना था वो कौन सा बना था, कार्बोनरी, मैंने बताया कास्ट कोयला बनाने वाले लोग, लेकिन उसका पतन हुआ मेटरनिक के द्वारा ना। उसके बाद मेजिनी ने अपना सहयोग किया, यंग इटली संगठन बनाया। विक्टर इमैनुअल उसके बाद आते हैं। उसके बाद काउंट कैमलो द काबूर आते हैं, जिनका योगदान सबसे ज्यादा उल्लेखनीय माना जाता है इटली के एकीकरण में। 1852 में प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। उसके 54 में 1854 में क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस की सहायता करते हैं। 1856 में संधि होती है। ओके, 1858 में इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता है, ये सब मैंने लिखा हुआ है। 1858 में और समझौता हुआ। उसके बाद 1859 में क्या होता है, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हुआ और ज्यूरिख की संधि के तहत आपको ध्यान क्या रखना है, ज्यूरिख की संधि। ज्यूरिख की संधि आप यहां देख सकते हो। ज्यूरिख की संधि के तहत एक बहुत बड़ी सफलता मिलती है किसको, काबूल को, जब लोम्बार्डी मिल जाता है पीडमोंट को। एक बड़ी सफलता थी। वेनेशिया नहीं मिल पाता है, वो तो बाद में मिल पाएगा 1866 में, आप यहां पर देख सकते हो। उसके बाद गैरीबाल्डी ने अपना सहयोग किया बिना किसी
विदेशी शक्ति के, और सैन्य कार्रवाई के द्वारा इसने नेपल्स और सिसिली को जीत लिया, है ना। उसके बाद अंत में जाकर के कैडोनी द्वारा 2 जून 1870 को रोम को भी इटली में शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार से इटली का पूरा एकीकरण पूरा होता है, पूरा एकीकरण कंप्लीट। ओके, तो ये सब रहा जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, ताकि आपको जो जानकारी दी जा रही है, जो तो नोट आउट कर रखा है, लेकिन इसके बीच जो मैं चेंजेस को आपस में जोड़ते हुए चलता हूं, ये मायने रखता है। हिस्ट्री का मतलब है जो बदलाव होते हैं उनको किस प्रकार से आप जोड़ रहे हो। आप गैरीबाल्डी को पहले नहीं बता सकते हो, आप पहले किसको बताएंगे, मेजिनी को बताएंगे, फिर विक्टर एमेलो को बताएंगे, फिर काबूल को बताएंगे, उसके बाद गैरीबाल्डी का नंबर आता है। इसलिए किस प्रकार बटा था, ये सारे सीरियल आपको जोड़ के चलने पड़ेंगे। हिस्ट्री का मतलब ही होता है चेंजेस जो हो रहे हैं उनको हम कैसे हम जोड़ रहे हैं, परिवर्तनों को। तो पूरा वीडियो देखा करें ताकि आप सही ढंग से इसको समझ सकें। और इटली का एकीकरण जो मैंने पढ़ाया, आप लोग इसको बुक से भी पढ़ें। आपको लगता है कि कहीं कुछ क्या कैसे है, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप भेजा करो, तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा। ओके, और बुक्स रीडिंग जैसा कि मैंने बार बार बताया, आप जरूर किया करो, ठीक है। तो आप, आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक किया करें और सब्सक्राइब। इससे क्या होता है कि थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ता है, ये मेरे लिए मोटिवेशन होगा, और आपके लिए मैं इस प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो और कंटेंट और कॉन्सेप्ट लेकर के आया करूंगा और आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग मैप जरूर बनाएं इसका और सब कुछ नोट आउट कर लें। जैसा कि मैंने बताया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसको मैप बना लो और नोट आउट कर लो। मैप अगर आपको याद है तो आंसर लिखना बहुत आसान हो जाता है। पिडमॉन्ट, वेनेशिया, है ना, नेपल्स, सिसिली, मोडेना, पैडमा, टस्कनी, पेपल्स, अगर ये सब आपको याद हो जाए तो आंसर बेहद आसान है। ओके, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।